1986 में प्रथम बार महिला आरक्षण बिल सदन में प्रस्तुत किया गया और तब से लगभग 27 वर्षों के संघर्ष के बाद और सबसे ज़्यादा दर्ज भारतीय जनता पार्टी के द्वारा किंतु परंतु के बावजूद समूचे विपक्ष के समर्थन के साथ 454 समर्थित वोट के साथ संविधान के 106 संशोधन के साथ ये महिला आरक्षण बिल सितंबर 2023 को पारित हुआ। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि जिस विपक्ष ने समर्थन देकर के इस महिला आरक्षण बिल को सितंबर 2023 में पारित किया, उसने इस बात की मांग को भी रखा कि इस महिला आरक्षण बिल में वंचित समाज की महिलाओं को, पिछड़ों को, दलितों को, आदिवासियों को, मुस्लिम समाज की महिलाओं को भी कोटा निर्धारित करके घोषित किया जाए। विपक्ष की इस मांग को भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने सिरे से नकारते हुए अपनी नीयत और नीति का परिचय जरूर दे दिया। मैं ये जरूर कहना चाहूंगी कि उससे भी ज्यादा कड़वी सच्चाई ये है कि असल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आरक्षण देना ही नहीं चाहती है। वो आरक्षण जो कहीं ना कहीं लैंगिक बाध्यताओं को तोड़ता है और शायद इसीलिए उसमें परिसीमन और जनसंख्या जैसे सवालों को जोड़ करके लंबित करने का काम किया गया। लेकिन माननीय अधिष्ठाता महोदय, पता नहीं लगभग 30 महीने के अंतराल के बाद ऐसा क्या होता है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रधान सेवक और भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार 3 दिवसीय विशेष सत्र आहूत करती है। अपनी चिरपरिचित प्रवृत्ति के अनुरूप संविधान संशोधन 131 के प्रथम दिन की मध्य रात्रि को ही इस महिला आरक्षण बिल को आधिकारिक तौर पर अधिसूचित किया जाता है और उसी तारीख 16 अप्रैल 2026 से यह महिला आरक्षण बिल इस देश में लागू हो जाता है। यह सत्र भारतीय जनता पार्टी को बहुत बेहतर तरीके से पता था कि ये 3 दिवसीय का विशेष सत्र कहीं से भी महिला आरक्षण बिल से संबंधित नहीं है। अगर ये 3 दिवसीय सत्र कुछ था तो ये था संविधान के 131वें संशोधन परिसीमन के मुद्दे पर। अगर ये सत्र कुछ था तो ये सत्र था रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट्स के मुद्दे पर। अगर ये सत्र कुछ था तो ये सत्र था जनगणना के मुद्दे पर। भारतीय जनता पार्टी इस बात को भली भांति जानती थी कि ये संशोधन किसी भी स्थिति परिस्थिति में आप पारित नहीं करा पाएंगे और इसीलिए इस सदन उस सत्र के खत्म होते होते रोना रट्टा मचाते हुए महिला आरक्षण बिल के झूठे नकाब को पहना करके तमाम विपक्षी पार्टियों, तमाम विपक्षी नेताओं के खिलाफ प्रधान सेवक और जिन जिन राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं वहां पर आपने बिना मांगी हुई आपने सफाई देने का काम किया, निंदा प्रस्ताव लाने का काम किया, सड़कों पे अराजकता फैलाते हुए आपने प्रदर्शन करने का काम किया। यहाँ तक कि अनावश्यक आपने पुतला दहन का, आत्मघाती पुतला दहन के कार्यक्रम का आयोजन भी किया, जो कहीं ना कहीं आपकी चोर की दाढ़ी में तिनका होने का प्रखर सबूत प्रस्तुत करता है। मैं आपसे कहना चाहती हूं कि मणिपुर जल रहा है, महिलाएं निर्वस्त्र गिरी जा रही हैं, वहीं केन बेतवा प्रोजेक्ट का विरोध महिला इसी देश की आधी आबादी चिताओं पे बैठकर कर रही है। इसी देश में महिला पहलवान सड़कों पर प्रदर्शन कर रही थी। इसी देश में एलपी सिलेंडर की कीमतें बढ़ते हुए, एलपी सिलेंडर की मांग बढ़ते हुए समस्त मजदूर अपने प्रदेशों को पलायन करने को मजबूर हैं। लेकिन अगर आप देखेंगे गौर से तो इन तमाम घटनाक्रम के बीच में हमारे देश का प्रधान सेवक गांधी जी के बंदर बने बैठे हुए हैं। वो कहीं झालमुरी खा रहे हैं तो कहीं फोटोग्राफी कर रहे हैं, कहीं बच्चों के साथ फुटबॉल खेल रहे हैं। ये कैसा प्रधान सेवक है इस देश का जिसकी पॉलिटिकल पिकनिक खत्म ही नहीं हो रही है। आपके सामने यकायक ये महामानव अवतरित होते हैं तब जब 3 दिन के सत्र के बाद आपके कुत्सित मंसूबों को समूचा विपक्ष धराशायी करने का काम करता है। आप आते हैं, आप अवतरित होते हैं हमारे सामने तमाम सरकारी प्लेटफॉर्म्स को यूज करके, जैसे दूरदर्शन, जैसे संसद टीवी, रोना रट्टा मचा देते हैं और क्या बोलते हैं, किस लिए आते हैं? इसलिए आते हैं बिकॉज यू वांटेड टू बिल्ड अ पॉलिटिकल नैरेटिव एंड दैट टू व्हेन जस्ट बिफोर व्हेन द इलेक्शंस ऑफ वेरियस स्टेट्स वर गोइंग ऑन इन इंडियन कंट्री। आप एक बार आपने पुनः अपने सोच, अपने कर्तव्यों के द्वारा, अपने क्रियान्वयन के द्वारा इस बात को स्थापित कर दिया कि आपने हमेशा संवाद के ऊपर विभाजन को चुना है। आपने इस बात को स्थापित कर दिया कि आपने हमेशा अपनी
अकाउंटेबिलिटी के ऊपर आपने चुप्पी को सुना है, आपने चुना है। चलिए एक बार मान भी लेते हैं कि आप इस देश में जनसंख्या के आंकड़े, जनगणना के आंकड़ों को इस्तेमाल करते हुए परिसीमन करना चाहते हैं और महिलाओं की हिस्सेदारी देना चाहते हैं, तो फिर एक बात बताइए, 2021 का सेंसस आपने क्यों नहीं कराया? तब आपने बहाना कह करके 2021 के सेंसस को इसलिए टाल दिया कि कोविड का पैंडेमिक है। तो आपको थोड़ा सा याद दिला दूं कि इसी कोविड के पैंडेमिक के दौरान तमाम राजनीतिक मंच सजे थे। बिहार 2020 का असेंबली इलेक्शंस हुए थे, तमिलनाडु के इलेक्शंस हुए थे, वेस्ट बंगाल के इलेक्शंस हुए थे, असम पुडुचेरी के इलेक्शंस हुए थे, लेकिन उसमें तो आपने पैंडेमिक का बहाना नहीं बताया। वो इसलिए नहीं बताया क्योंकि कहीं ना कहीं आप अपनी राजनीतिक, आप अपनी पॉलिटिकल सुप्रीमेसी को बरकरार रखना चाहते थे। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपसे ये कहना चाहती हूं कि चलिए इस बात को भी छोड़ देते हैं और बात आती है इस बात पे कि आप 2011 के जनगणना के आंकड़े को उठा करके महिलाओं की हिस्सेदारी को सुनिश्चित करना चाहते हैं। सवाल तो जरूर उठता है कि अगर 2011 के जनगणना के आंकड़े उठा करके आप महिलाओं की हिस्सेदारी सुनिश्चित करना चाहते हैं तो लोकसभा 2024 के चुनाव के दौरान आपने उन सीटों पे महिलाओं के आरक्षण को घोषित क्यों नहीं किया था? इस बात को आपको जवाब जरूर देना होगा। और आज फिर क्यों इस प्रधान सेवक की सरकार इस बात पर, जनसंख्या के आंकड़े, जनगणना के आंकड़े निकले बगैर इस बात पर अड़ी हुई है कि आपको परिसीमन करना है? वो प्रधान सेवक, वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो रातों रात इस देश में धारा 370 लागू करती है, वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो रातों रात नोटबंदी लाती है, वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो रातों रात लॉकडाउन लाती है, वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो रातों रात जीएसटी लाती है, वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो रातों रात 10% ईडब्ल्यूएस लाती है, वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो रातों रात यूजीसी इक्विटी रेगुलेशन 2026 को सुप्रीम कोर्ट के षड्यंत्र में फंसाने का काम करती है, वो इस देश की जनता के सामने रो रो कर कहती है कि हम असहाय हो गए। कंक्लूड करने की कोशिश करें, 8 मिनट होने वाला है। 2024 लोकसभा में 33% आरक्षण देते तो 181 सीटें महिलाओं को मिलती और पुरुषों से भरी भारतीय जनता पार्टी की राजनीति विद्रोही हो जाती। तो ऐसे में आपने महिला आरक्षण को किनारे रखते हुए पुरुषों के अनडिक्लेयर्ड 8 मिनट हो गए, अक्षुण रखा, इंटैक्ट रखा। 2024 में लोकसभा में ही अगर आपको 400 पार के नारे वाला आपका जो रथ था वो 240 पर सिमट गया और 2029 में आपके इन्हीं आंकड़ों की पुनरावृत्ति। धन्यवाद पल्लवी पटेल जी आपका। माननीय मंत्री श्रीमती रजनी तिवारी जी, पॉलिटिकल रिजर्वेशन सुनिश्चित करने, माननीय मंत्री श्रीमती रजनी तिवारी जी, करते हुए आपने इस देश की करेंसी की, पल्लवी पटेल जी बहुत बहुत धन्यवाद आपको।